नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का क्लास नंबर 8 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसके बाद आज जो हम लोग देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एड्स के बारे में। तो एड्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका सिम्टम्स क्या है और उसका क्योर क्या है, ये चीज़ बचा हुआ था, तो आज हम लोग उसे करेंगे। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास होगा हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही। स्टेरिलिटी कि अलग अलग प्रकार का स्टेरिलिटी होता है, जैसे मेल स्टेरिलिटी, फीमेल स्टेरिलिटी, और कुछ एक्स्ट्रा कारण भी होता है जिसके कारण कि 2 साल हो गया एक्टिव कोशिश करने का और उसके बावजूद अगर बच्चा नहीं होता है तो इस केस कहा जाता है कि वहाँ पर स्टेरिलिटी का केस है। और हमारे समाज में, पार्टिकुलरली इंडिया, हमारे समाज में क्या है कि अगर मेल की स्टेरिलिटी हो तो भी फीमेल का ही ऊपर इल्ज़ाम लगता है, अगर फीमेल की स्टेरिलिटी हो तो भी फीमेल के ऊपर ही इल्ज़ाम लगता है, दोनों का भी स्टेरिलिटी हो तो दोनों फिर भी फीमेल के ऊपर ही इल्ज़ाम लगता है। ओवरऑल झेलना पड़ता है बरसों से फीमेल को ही कि स्टेराइल है। लेकिन इन रियलिटी इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ओनली 33% ही फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, 33% मेल रिस्पॉन्सिबल है, और बोथ रिस्पॉन्सिबल है 33%। बचा कितना? 1%, क्योंकि ये 99% हुआ, और वो 1% में कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि कारण क्या है इन रियलिटी, वो 1% का कारण क्या है, ये चीज़ अपने को अभी तक पता नहीं चला है कि क्या कारण है जो कि वो 1% कौन सा आता है, क्या कारण है, पता ही नहीं चलता। तो सो फ्रेंड्स, अभी जो आए हुए हैं नफीसा, सोनिया सेत्री, शॉपिंग वर्ल्ड, सौरभ देवनाथ एंड श्यामल गोगोई, गुड इवनिंग टू ऑल। लेट अस स्टार्ट विद द एड्स। हम लोग एड्स कर रहे थे और उसी को कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद स्टेरिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उससे पहले दिस इज तिभन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड एमएड 3 टाइम्स नेट क्वालिफाइड एंड नॉर्थ ईस्ट सेलेक्ट क्वालिफाइड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ आसाम, 3 बुक्स ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड 12 रिसर्च पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल्स। यह है हमारा डेली शेड्यूल। सुबह में 8 बजे, जो कि आज एक हो गया है, 8 बजे से होता है एजुकेशनल स्टडीज, जिसमें जो कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कंपलसरी होता है उसके लिए है। उसके बाद है 7 बजे से शाम को 7 बजे से, जो अभी हो रहा है, तुम लोगों का नीट बायोलॉजी क्लास 12 के लिए, जो कि मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, ट्रेनिंग डॉक्टर बनने के लिए होता है ज़रूरी। इसमें हम लोग का 12th का चलता है, एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करते हैं मेन रूप से, जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है। 9 बजे से क्लास 11 का होता है। तो सो लेट अस स्टार्ट विद एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट इज एड्स। इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये क्या है, नाम से ही लग रहा है कि ये एक्वायर्ड किया जाता है, एक्वायर्ड किया गया। इसका मतलब क्या है? बाय बर्थ, जन्म से ही ये नहीं होता, जन्म से नहीं होता, और ये बाद में एक्वायर किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों के पास भी बफरिंग हो रहा है क्या? श्यामल, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, उसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। तो जब एंट्री होता है, प्रोफेसर जो होता है कॉलेज में जो पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटी में, डायरेक्टली प्रोफेसर नहीं बनता, पहले होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद होता है एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद होता है प्रोफेसर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एंट्री करना पड़ता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसके लिए कि एमए या एमएससी या एमकॉम की जरूरी पड़ता है, प्लस यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, यूजीसी नेट। ठीक है, ठीक है, यही है असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होता है, जो टीचर्स पढ़ाने वाला होता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर, वो प्रोफेसर कहलाता है, या स्कूल में जो पढ़ाता है वो टीचर कहलाता है, ओनली टीचर कहलाता है। ठीक है, तो अगर तुम लोग को करना है तो उसके लिए पहले 12th पास करने के बाद फिर तुमको बीएससी में एडमिशन लेना पड़ेगा, बीएससी पास करने के बाद फिर एमएससी में एडमिशन लेना पड़ेगा, 2 साल का एमएससी होगा, उसके बाद इस एग्जाम में भीड़ सकते हो, जिसके लिए कि हम तैयारी करवाते हैं। ओके, लेट अस मूव। हम लोग ये सारा चीज देख लिए थे कि सबसे पहले जो एड्स मिला था वो होमोसेक्सुअल ऑफ यूएसए इन हटाई इन 1981 मिला था। इंडिया में 1986 में चेन्नई में कुछ सेक्स वर्कर्स के ग्रुप में मिला था। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इन डिटेल। कॉजेटिव एजेंट एड्स का है HIV, जिसको
रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ HIV देखे थे, यहाँ पर दिया हुआ था। फिर इनर कोर होता है, फिर इसमें अलग अलग प्रकार के इंजाइम्स होता है। इंजाइम्स में सबसे पहले हम लोग जो देखे थे इसमें वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। सौरभ देवनाथ, अभी भी बफरिंग हो रहा है क्या? आई थिंक अब बफरिंग नहीं हो रहा होगा, अब बफरिंग नहीं हो रहा होगा, उस समय बफरिंग हो रहा था, मेरे पास भी हो रहा था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम था। उसके बाद इंटीग्रेज दूसरा, इंटीग्रेज के बाद प्रोटीएज, ये 3 प्रकार का इसमें एंजाइम पाया गया, जो कि पाया गया नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग देखे थे HIV का टाइप, 2 प्रकार का HIV1 और HIV2। हम लोग इसको डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे लास्ट क्लास में, मतलब परसों के दिन। उसके बाद ह्यूमन्स में ये कैसे है, तो ये सबसे पहले सिमियंस अफ्रीकन ग्रीन मंकी में पाया जाता था, ये सिमियन वायरस, जिसको कि सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस SIV कहा जाता था। बाद में यही मॉडिफाई करके कहा जाता है कि HIV में कन्वर्ट हुआ। ठीक है बच्चों, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसका देखेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या होता है, ये भी हम लोग देख चुके थे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बाद फिर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, जिसमें हम लोग देखे थे इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, फिर ड्यूरिंग प्रोसीड्योर्स एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, ये सब हम लोग देखे थे। इंटीमेट, फिर ये जो इन्फेक्टेड ब्लड में कैसे होता था, जो इंजेक्शन हम लोग लिया करते हैं, हम लोग नहीं, कुछ कमीना लोग, कुछ बेवकूफ़ लोग जो ड्रग्स लिया करते हैं ना, मतलब जो बर्बाद हो जाया करता है एक तरह से। ड्रग्स एडिक्ट जो होता है वो होता है कि एक ही ग्रुप में बैठा हुआ है, एक उसी से इंजेक्शन लिया, फिर दूसरे को दे देता है, तीसरे को दे देता है, इसी प्रकार से वो आपस में, मतलब जैसे होता है ना दारू, वैसे ही ड्रग्स भी होता है, कुछ लोग इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, इतना नशेड़ी हो जाता है कि। उसका ये दूसरा है शौकिया वाला, जो कि टैटू वगैरह बनवाते रहता है सब कोई, तुम लोग भी कई सारे लोग बनवाइले हो, पता है मुझे। उसका ड्यूरिंग प्रोसीड्योर्स, मतलब HIV ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन को कहते हैं प्रोसीड्योर, वो सब के समय भी होता है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह जो होता है। फिर मदर से चाइल्ड, अगर प्रेग्नेंट मदर है या डिलीवरी के टाइम में, या लैक्टेटिंग मदर है, दूध वगैरह पिलाने के टाइम में ये इन्फेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे होता है, तो उसमें हम लोग देखे थे मॉस्किटोज कैन नॉट स्प्रेड HIV बिकॉज मॉस्किटो जो होता है वो HIV स्प्रेड नहीं कर सकता, HIV मॉस्किटो से नहीं फैलता। इसका कारण क्या है, क्योंकि मॉस्किटो नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जब एक पेशेंट को, मतलब वो अपना एक शिकार को जब मॉस्किटो काटा तो दूसरे शिकार को तुरंत में नहीं खाता है, पहले वो डाइजेस्ट कर लेता है तब, तो इस बीच में उसके एलिमेंट्री कैनल में जाके HIV वायरस खत्म हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि जब वो इंजेक्ट करता है, ब्लड चूसने के पहले जब इंसान का ब्लड चूसता है मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, तो पहले वो कुछ डालता है, सलाइवा डालता है, तो वो ब्लड नहीं डालता, वो अपने पेट के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से निकाल के नहीं डालता, बल्कि वो अपने मुंह से सलाइवा को डालता है, जिसमें कि हिपेरिन रहता है, वो ब्लड को जमने नहीं देता। इसीलिए उसमें उसका एड्स वाला HIV वायरस नहीं होता, इसीलिए मॉस्किटो काटने से नहीं होता। तो कौन कौन प्रोसेस से नहीं होता है ये? किसिंग से, लाइट किसिंग, नॉट हार्ड किसिंग, ओके, लाइट किसिंग से नहीं होता, हगिंग से नहीं होता, फूड शेयर करने से नहीं होता, इंसेक्ट बाइट, मतलब जैसे मॉस्किटो काटने वगैरह हो गया, काटने वगैरह से नहीं होता, टॉयलेट, एक ही टॉयलेट यूज करने से भी नहीं होता, बात करने से नहीं होता, छींकने या खांसने से नहीं होता, पसीने वगैरह से नहीं होता। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HIV, यहाँ तक जो है हम लोग देख चुके थे। आज से हम लोग देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HIV किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और विवेकानंद विद्यालय ग्रुप, विवेकानंद विद्यालय का कौन कौन स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है, प्लीज हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। विवेकानंद विद्यालय का जो अभी है, सोनिया है क्या? सोनिया, तेरिशना, श्यामल, सौरभ, कौन कौन है इतना में से? और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन ये कुछ श्यामल गोगोई है, ओके, और श्यामल है, और कौन है? सिर्फ श्यामल ही है, बाकी लोग खिसक लिया, ओके। सारा लोग डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन जिस स्कूल से मैं बिलोंग करता हूँ विवेकानंद विद्यालय, उसी का डॉक्टर नहीं बन पाएगा। खैर कोई बात नहीं, सिर्फ विवेकानंद विद्यालय का स्टूडेंट ही मेरा स्टूडेंट नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, नफीसा भी है, ओके गुड। बस ये है कि विवेकानंद विद्यालय का जो स्टूडेंट है वो थोड़ा मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट भी है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है कि विवेकानंद विद्यालय को मैं प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ विवेकानंद विद्यालय के स्टूडेंट को।
और बाकी का प्रैक्टिकल जो डिगबोए का है सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिकल हो पाता है, बाहर वालों का नहीं हो पाता। अदरवाइज सारा स्टूडेंट मेरा ही है जो भी हमारे से पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो अभी है सिर्फ श्यामल प्रेजेंट है और नफीसा प्रेजेंट है, बाकी सब गायब हो गया। ओके, HIV इन्फेक्ट्स ओनली दो सेल्स दैट हैव CD4 रिसेप्टर्स। मतलब HIV सिर्फ उसी को पकड़ता है, उसी सेल को इन्फेक्ट करता है जिसमें कि CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। जिसमें CD4 रिसेप्टर नहीं होता उसमें नहीं होता है। ठीक है जी। तो CD4 रिसेप्टर एक्चुअली है कि तुम जैसे देखे होगे, जैसे ये सेल है ना, चलो तुम लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसीलिए मैं एक दिखला रहा हूं। जस्ट ए मिनट। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू सी माई स्क्रीन? मेरा स्क्रीन देख लो पीछे में, यह है कोरोना वायरस। ठीक है बच्चों, यह है कोरोना वायरस। अब यहां पर देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये है बाइंडिंग साइट। ये वायरस के ऊपर बाइंडिंग साइट लगा हुआ है। इसी प्रकार से ये इसका एक दूसरा तुम लोग एनिमेशन देखते हो, एक ये वाला देख लो, ये दूसरा साइट है, मतलब दूसरा वायरस है। ये इस तरह के से सबके वायरस के ऊपर भी ऐसे लगा हुआ रहता है, बना हुआ। ठीक है, इस तरीके से है कैच करने के लिए। अब इसके जस्ट अपोजिट, इसके ये जो देख रहे हो वायरस, इसके जस्ट अपोजिट हमारा सेल है। सेल के ऊपर इस तरीके से बाइंडिंग साइट रहता है। ठीक है, वो जो देखे थे वो वायरस था, हमारे ऊपर बाइंडिंग साइट होता है। ये बाइंडिंग साइट अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स, तुम लोग के घर के तरफ भी, तुम्हारे तरफ भी तूफान आया क्या, बारिश आया क्या? कहाँ कहाँ पे अभी बारिश हो रहा है? मेरे एरिया में तो अभी बारिश आ गया, जोरदार वाला तूफान के साथ। जस्ट ऐसे मौसम बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया था कुछ देर पहले, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है जब बारिश आ रहा है तो। बस ये है कि थोड़ा डर है कि मेरे कैमरा में पानी ना चला जाए। ओके ओके, तो ठीक है, इस तरीके का बाइंडिंग साइट होता है। तो जैसे ये जो HIV वायरस है जिसमें CD4 बाइंडिंग साइट है, ठीक है, CD4 बाइंडिंग साइट या CD4 रिसेप्टर्स है। तो CD4 एक स्पेशल टाइप है जिसमें कि एड्स में इसके लिए वो चिपका हुआ है, जैसे कि कोरोना में लगा हुआ है। साला देख लो, फिर से देख लो, मैं दिखला रहा हूं। जैसे देख लो, ये कोरोना वायरस में बना हुआ है, इसी से जाके अपने आप को उस पर सेट करता है। कोरोना वायरस इसी से जाके उस पर सेट करता है। दिख रहा है ना सभी को? ये 3D इमेज है कोरोना वायरस का। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये देख ले, ये है, इससे अपना जो बाइंडिंग है, ये प्रत्येक सेल में अलग अलग प्रकार का बाइंडिंग साइट होता है। ये सेल के ऊपर जाके इसे बाइंड कर लेता है, और बाइंड करके क्या होता है कि अंदर में अपना DNA या RNA जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है वो चला जाता है। लगता है मुझे गेट बंद करना पड़ेगा। मैं खुला छोड़ दिया था ताकि हवा वगैरह आते रहे, लेकिन ज़्यादा बारिश हो रहा लगता है। फिर भी देखते हैं, थोड़ा हवा भी आ रहा है, ठंडा लग रहा है। तो बच्चों, वैसे ही उसी प्रकार का एक CD4 बाइंडिंग साइट होता है, और HIV में भी ऐसे पकड़ने वाला कुछ हथियार लगा हुआ रहता है जिससे कि पकड़ के वो घुस जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, CD4 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन। ये सवाल है कि कहाँ कहाँ, कौन कौन सा सेल के ऊपर ये CD4 बाइंडिंग साइट रहता है, CD4 रिसेप्टर रहता है? नंबर 1, हेल्पर T लिम्फोसाइट, जो कि ब्लड में होता है। हेल्पर T लिम्फोसाइट में CD4 रिसेप्टर होता है, नंबर 1। नंबर 2, एल्वियोलर मैक्रोफेजेज, जो कि लंग्स में होता है, उसमें प्रेजेंट रहता है CD4 बाइंडिंग रिसेप्टर। उसका माइक्रोग्लिया, जो कि न्यूरोग्लिया इन सेंट्रल सिस्टम होता है, यहाँ पर रहता है ये। उसके बाद 4th नंबर में, द वायरस कैन आल्सो इन्फेक्ट अदर लिम्फोइड सेल्स सच एज B सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स ऑफ ब्रेन टेस्टिस। लिम्फोइड सेल्स ऑफ ब्रेन एंड टेस्टिस को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, ये HIV वायरस। मेरी बात समझ में आ गई? तो तुम्हें कहां कहां ये CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहता है, तुम्हें ये समझ रखना है। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, अच्छा श्यामल की तरफ भी बारिश हो रहा है। अच्छा, बारिश के कारण नॉइज तो नहीं आ रहा ना? मेरा आवाज ठीक से सुनाई पड़ रहा है तुम लोगों को? मेरा आवाज ठीक से सुनाई पड़ रहा है कि चारों बगल से गेट वगैरह बंद कर लें? बता जल्दी से। एम आई ऑडिबल क्लियरली टू यू? फास्ट फास्ट, एम आई ऑडिबल क्लियरली टू यू? बारिश का आवाज तो नहीं आ रहा है तुम लोगों को? बारिश की आवाज
ओके, रहने देते हैं। ठीक है, बारिश की आवाज़ अगर नहीं आ रही तो फिर रहने देते हैं। ऐसे मुझे लगता है मुझे जोर जोर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अपना ही आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत जोरदार बारिश हो रहा है इधर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्या कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस इंटर इनटू द मैक्रोफेजेज वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रिप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब क्या होता है कि ये जो वायरल वायरल आरएनए है वो इंटर कर जाता है होस्ट सेल में, मैक्रोफेजेज में, और वायरल जो होस्ट सेल में घुसा, मतलब इंसान के मैक्रोफेजेज में, उसके डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वायरल आरएनए इंसानी डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और उसके बाद उसका जितना भी चीज है, मतलब इंसानी डीएनए को अपने कंट्रोल में लेके वो अपना वायरस अपना आरएनए बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, द मैक्रोफेजेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक एचआईवी फैक्ट्री। अब क्या होता है कि मैक्रोफेजेज जो है, जिसको कि अपने कंट्रोल में ले लिया है कौन, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, एचआईवी जिसको अपने कैप्चर में ले लिया, मतलब गुलाम बना लिया है, होस्ट बना लिया है। अब वो क्या करता है, उसके इशारे पे नाचने लगता है। अब मैक्रोफेजेज धूम धड़ाके से एचआईवी वायरस बनाना स्टार्ट कर देता है, धूम धड़ाके से। मतलब एक तरह से कहो कि एचआईवी का फैक्ट्री बन जाता है मैक्रोफेजेज, मतलब हमारा ही सेल, हमारे ही शरीर का सेल। सो साइमल्टेनियसली एचआईवी इंटरेस्ट इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, रिप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस वायरस। और साथ क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट्स में भी एंटर करता है वायरस एचआईवी, वहां पर भी रिप्लिकेट करता है और बहुत सारा वायरस बनाता है। द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocyte। अब ये जो लगातार उसको अटैक करते जाता है ब्लड के टी लिम्फोसाइट को, कौन, एचआईवी, तो नॉर्मल टी लिम्फोसाइट का संख्या घटते जाता है, और इसी प्रकार से इम्यून सिस्टम भी इंसान का घटते जाता है। तो एक्चुअली होता क्या, ये जो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया इंसान की, तो उससे क्या होता है, पर्सन सफर्स फ्रॉम बॉट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। इस पीरियड में क्या होता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट है नहीं, इम्यून सिस्टम सही से काम कर नहीं रहा है इंसान का, तो क्या होगा, होगा क्या, कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीज पकड़ेगा, जैसे कि फीवर पकड़ेगा, डायरिया पकड़ेगा, वेट लॉस हो जाएगा। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट वुड हैव बीन अदरवाइज। मतलब कि ये टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का जो संख्या कम हो जाता है ब्लड में, तो परिणाम क्या होता है कि वो छोटा छोटा इन्फेक्शन भी जो कि शरीर ऑटोमेटिकली ठीक हो लेता है, जैसे सर्दी, खांसी, सिंपल फीवर, खांसी वगैरह, ये सब ऐसे ही ठीक हो जाता है इंसान को, कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन एचआईवी का जब इन्फेक्शन होता है तो ये सब भी बहुत दिन दिन तक रह जाता है। खास करके जो माइकोबैक्टीरियम है ना, जो ट्यूबरकुलोसिस फैलाता है, टीबी, वो भी आसानी से इन्फेक्शन पकड़ लेता है। रुक रुक के आ रहा है, प्रोजेनी वायरस का मतलब वायरस का बच्चा, ठीक है, नया बच्चा। अच्छा बच्चों, और किसी के पास रुक रुक के आ रहा है क्या, कि सिर्फ नफीसा के पास ही आ रहा है रुक रुक के, जल्दी से बताओ, रुक रुक के मतलब हैंग कर रहा है तुम लोगों का भी क्या, ऐसे नेटवर्क हैंग कर सकता है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो और किसी के पास भी हो रहा है कि सिर्फ नफीसा के पास हो रहा है, बताओ जल्दी से। श्यामल के पास सही है, और सौरभ देवनाथ तुम्हारे पास कैसा आ रहा है, तुम्हारे पास भी हैंग कर रहा है कि सही है? ऐसे मेरे पास तो सही है, मतलब मैं भी देख रहा हूं, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल पे देखा करता हूँ ताकि तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे पता चले, तो मेरे पास तो सही है। आवाज क्लियर है, आवाज साउंड। आगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स। अब आ रहा इंक्यूबेशन पीरियड्स ऑफ एड्स। अब एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये होता है इट इज पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड दैट इज एंट्री ऑफ पॉजिटिव एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड उसे कहते हैं जहां पर कि इन्फेक्शन हुआ, मतलब कि इन्फेक्शन हुआ बोले तो एचआईवी इंसान में आया, तो तुरंत में तो अपना सिम्टम शो नहीं करेगा ना, पहले तो वो अपना नंबर बढ़ाएगा,
तो जब शरीर में आया तो अपना नंबर बढ़ाएगा, लगातार अपना नंबर बढ़ाता जाएगा, और जब वो सिम्टम शो करेगा, इस पीरियड के जो बीच का पीरियड है ना, उसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और एड्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड मतलब 5 से 10 साल लग सकता है, इवन उससे भी ज्यादा, मोर देन 10 इयर्स भी हो सकता है, जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। मतलब समझ रहे हो, मतलब इतना ही जल्दी, मतलब मान लो अगर किसी को आज इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसा नहीं कि कल से उसमें एड्स का सिम्टम आ जाएगा, नहीं, उसको तो शक भी नहीं होगा, 5-10 साल के बाद उसे पता चलेगा कि उसको एड्स पकड़ लिया है, तो तब तक में तो इंसान भूल भी जाता है कि कहां से पकड़ा, कैसे पकड़ा। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव बट डजंट सफर फ्रॉम एड्स। इस पीरियड में क्या होता है, जो पेशेंट है वो एचआईवी से सफर कर रहा है, एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया है, मतलब अगर उसका जब चेक करवाया जाएगा तो एचआईवी पॉजिटिव शो करेगा। ठीक है, जब एचआईवी चेक करवाया जाएगा तो एचआईवी पॉजिटिव शो करेगा, लेकिन एचआईवी का कोई सिम्टम उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एड्स इज लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज। एड्स जो होता है ना, डिजीज का लास्ट स्टेज है। तो ओवरऑल कह सकते हैं एचआईवी का मतलब एड्स नहीं होता, एचआईवी का मतलब एड्स नहीं होता। तो क्या होता है, 5-10 साल के बाद एचआईवी एड्स कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल प्रोसीड्योर, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एड्स। एड्स का अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, अपने को यह देखना है। तो पहला क्या है, इनिशियल इन्फेक्शन स्टेज। इसमें क्या होता है, इट स्टार्ट 2 to 3 वीक्स आफ्टर एचआईवी इन्फेक्शन। जब एचआईवी इन्फेक्शन हो गया तो 2 से 3 वीक में ये स्टार्ट हो जाता है इनिशियल इन्फेक्शन स्टेज। इसमें क्या होता है, ओनली 3 to 5% ऑफ दोज न्यूली इन्फेक्टेड हैव सिम्टम्स दैट इंक्लूड फीवर, चिल्स, एसेस, स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स एंड एन इची रैशेस। ठीक है, मतलब 3 से 5% ही, मतलब जो भी जिसको भी न्यू इन्फेक्शन हुआ है, मैक्सिमम को तो पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ 3 से 5% ही ऐसा है जिसको कि 2 से 3 सप्ताह में सिम्टम शो करने लगता है। तो वो कौन सा सिम्टम होगा, जैसे फीवर होना, चिल्स मतलब शिवरिंग होना, फीवर होना, कांपना, या मान लीजिए लिम्फ नोड फूल जाता है, ये सब सिम्टम शो करता है। दिस सिम्टम डिसअपियर एंड देयर आर नो अदर सिम्टम्स फॉर मेनी मंथ्स। और उसके बाद ये जो सिम्टम्स हो गया, कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाता है, और बरसों तक, बहुत दिनों तक, कई महीनों तक उसका कोई सिम्टम शो नहीं करता। इंसान सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो अब है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। अब ये क्या होता है, चिल का मतलब होता है कांपना। अरे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिए हो, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, वही है ये चिल, वही वाला ये चिल, कांपना, शिवरिंग होता है, कांपता है। ओके, तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज क्या होता है, इट कंटिन्यूज फॉर 5 to 9 years एंड ड्यूरिंग दिस फेज द पेशेंट इज एचआईवी पॉजिटिव बट हैज नॉट डेवलप्ड एड्स। ये 5 से 9 साल का टाइम होता है जिसमें कि पेशेंट में एचआईवी पॉजिटिव तो है लेकिन कोई भी एड्स नहीं है उसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं, वो दूसरे को फैलाएगा, कैरियर है, उसमें एचआईवी इन्फेक्शन है, दूसरे के कांटेक्ट में जाएगा, या किसी को ब्लड डोनेट करेगा, या किसी को स्पर्म डोनेट करेगा, तो उसमें इन्फेक्शन जाएगा। ठीक है, विकी डोनर देखे हो ना तुम लोग, विकी डोनर का स्टोरी आएगा अगले क्लास में जिसमें स्टेरिलिटी पढ़ाएंगे, स्पर्म डोनर, हाँ नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। ओके, in this phase the individual is infected with HIV but does not show any symptom, hence it is called asymptomatic phase। अब यहाँ पर कोई सिम्टम ही नहीं शो कर रहा है, इसलिए इसको एसिम्प्टोमेटिक फेज कहेंगे। तो although the individual exhibits no symptom, चलो ये तो बोल दिए, मतलब भले यहाँ पर कोई सिम्टम नहीं शो कर रहा, लेकिन जब ये दूसरे को ब्लड वगैरह डोनेट करेगा तो उसको फैलाएगा। ओके, अब है कि अर्ली सिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन दैट इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस, जिसे कि हम लोग मेजर साइन करते हैं। मतलब जब सिम्टम शो करना लगेगा तो स्टार्टिंग में कौन सा शो करेगा सिम्टम, नंबर 1 वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा जो कि मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट। मान लो किसी का 100 किलो है तो 10% से ज़्यादा घट जाएगा, 85 से 90 किलो ही बचेगा। ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वेट दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिम डिजीज और वेस्टिंग सिंड्रोम। चूंकि इसमें वेट घट जाता है इसलिए इसको स्लिम डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, स्लिम डिजीज या वेस्टिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। परसिस्टेंट डायरिया फॉर मोर देन 1 मंथ, डायरिया जब होता है तो लगातार 1 महीना या उससे भी ज्यादा तक रह जाता है। परसिस्टेंट फीवर फॉर मोर देन 1 मंथ,
और फीवर जब होता है तो उसमें भी 1 महीना से ज़्यादा रह जाता है। ठीक है, अब इसका माइनर सिम्टम क्या है, मतलब अभी जो देख रहे थे ये सब मेजर सिम्टम था। माइनर सिम्टम क्या है? लिम्फोएडिनोपैथी, दैट इज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। तुम लोग में क्वेश्चन भी आता है, ये लिम्फोएडिनोपैथी ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है लिम्फोएडिनोपैथी, या तुम लोग के 12th का 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएगा कि व्हाट इज लिम्फेडिनोपैथी या कमेंट ऑन लिम्फेडिनोपैथी। तो ये स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज लिम्फेडिनोपैथी। द पेशेंट हैज enlarged lymph node at least 1 centimeter in diameter all over the body, especially in the neck, armpits and groin that persist for 3 months or more। मतलब ये सब जगह आर्मपिट, ठीक है, नेक रीजन, इस सब जगह पे फूल जाता है वो। मतलब फील होता है, जब इसे टच करोगे तो पता चलेगा, ऐसे करके फूल जाता है, या यहाँ पर भी फूल जाता है, इसको आर्मपिट कहते हैं। ठीक है, या ग्रोइंस, ये 3 महीना या उससे भी ज्यादा रह सकता है। ओके, परसिस्टेंट काफ फॉर मोर देन 1 मंथ, खांसी 1 महीना या उससे भी ज्यादा तक खांसी रहता है। एक्सेसिव काफिंग इज ड्यू टू द लंग इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस दैट इज बैक्टीरियल एंड न्यूमोसाइटिक सेरेनाई न्यूमोनिया फंगल। मतलब उसका खांसी जो होगा ये टीबी के कारण होगा, ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी, या न्यूमोसिस्टिक कार्नी निमोनिया के कारण भी हो सकता है ये खांसी। ठीक है बच्चों, ओवरफेरिंजियल ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शन लाइक कैंडिडियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ माउथ एंड थ्रोट कॉज्ड बाय द फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस क्या होगा? कैंडिडियासिस। इट कॉजेज कर्डी व्हाइट कोटिंग ऑन टंग। इससे क्या होता है? टंग कर्डी व्हाइट होता है, दही के जैसा सफेद हो जाता है। हाँ, उसके बाद स्किन इन्फेक्शन लाइक हर्पेस जोस्टर सिंगल्स, मतलब हर्पेस जोस्टर का इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन होता है इसमें। नाइट स्वीट होता है, एक्सेसिव स्वीटिंग एट नाइट, कई बार क्या होता है आधी रात को उठ के स्वीटिंग होता है, पसीना चलता है। ठीक है, ये उसका सिम्टम है। अगर फुल फ्लेज्ड में एड्स हो जाए तो, फुल पिकअप में मतलब कंप्लीट अगर एड्स पकड़ ले तो क्या सिम्टम होगा? इसमें क्या होगा? हेल्पर टी सेल काउंट दैट इज CD4 काउंट रिड्यूसेस बिलो 200 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। मतलब यहाँ पर CD4 काउंट बेतहाशा घट जाएगा और 200 मिलीमीटर क्यूब से भी कम हो जाएगा। सीवियर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, और उसके बाद कई सारा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पकड़ेगा, खतरनाक वाला। कौन कौन? These infections are called opportunistic because the body can usually prevent them। मतलब इसको opportunistic इसलिए कहेंगे कि अगर एड्स नहीं होता तो ये सभी बीमारी को ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम खत्म कर देता, लेकिन यहाँ पर एड्स के कारण, HIV के कारण हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी खत्म हो चुका है और इसीलिए छोटे छोटे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, इसीलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं। किसको कहते हैं? मौका फरोश्त, मौका फरोश्त इसको कहते हैं। दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इन्फेक्शन विथ माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, तो ये सब इसमें होता है। द फॉलोइंग कैंसर्स दैट इज मैलिग्नेंसीज डेवलप। अब इसमें क्या होता है? कैंसर भी अलग अलग प्रकार का होता है जिसको मैलिग्नेंसीज कहते हैं हम लोग। कौन कौन है? पहला नंबर कापोसी सार्कोमा, इट इज अ कैंसर ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिलो स्किन। स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होगा उसमें ये कैंसर काउज हो सकता है, जिसको कि हम लोग कापोसी सार्कोमा कहते हैं। याद रखना, इसे कापोसी सार्कोमा कहते हैं। ठीक है, इट इज थॉट टू बी कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पेस वायरस, और ये कहा जाता है कि ये ह्यूमन हर्पेस वायरस के कारण ये होता है। उसका लिम्फोमा होगा, इट इज ए कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फोमा उसको कहते हैं, लिम्फ नोड का कैंसर होता है वो। फिर क्या होगा? डिमेंशिया दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी। एक मूवी बना था बॉलीवुड में, नाम था माँ, या उसको उसमें ये डिमेंशिया डिजीज सुनाया गया, उसमें डिमेंशिया का प्रॉब्लम था, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था। ठीक है, HIV किल्स ब्रेन सेल्स रिजल्टिंग इन मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, लॉस ऑफ जजमेंट एंड डिप्रेशन। मतलब यहाँ पर जजमेंट भी नहीं ले सकता, डिप्रेशन हो जाता है पेशेंट को, एंड फाइनली डेथ अकर, और लास्टली डेथ हो जाता है, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी चीज को डायग्रामेटिकली दिखलाया गया है। क्या होता है पहला नंबर देख लेते हैं। HIV इंटर्स द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में HIV इंटर किया, फिर क्या करता है? HIV किल्स हेल्पर टी सेल्स दैट इज CD4 सेल्स, उसको CD4 सेल को मार देता है। फिर क्या करता है? हेल्पर टी सेल काउंट डिक्रीज, परिणाम होता है हेल्पर टी सेल घट जाता है। द फंक्शन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीजेज। अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है, फिल्म माँ, माँ नाम था, आशा भोसले उसमें मेन एक्ट्रेस थी, आशा भोसले, माँ नाम था, ही फिल्म का नाम ही था माँ।
माँ, ठीक है। ऐसे मदर होता है लेकिन उसका माँ करके लिखोगे तो ही आएगा, माँ ही नाम था उसका। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम अब क्रिएट हो गया, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज हुआ तो सो अब क्या हो गए, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा डेवलप, मेलिग्नेंसी डेवलप, मतलब कैंसर वगैरह होगा, और लास्टली कैंडिडेट का डेथ हो जाएगा, खल्लास, दुनिया से चला जाएगा विथ एड्स, एड्स को लेके चला जाएगा। अब क्या है क्लिनिकल फीचर्स, फ्यू पेशेंट्स आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसर्स एज इन देम एड्स डेवलप वेरी स्लोली और नोवर एट ऑल ड्यू टू द जेनेटिक डिफरेंसेस दैट प्रिवेंट द वायरसेस फ्रॉम डैमेजिंग देयर इम्यून सिस्टम, ओनली एन इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू गेट स्टार्टेड। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारा लोग ऐसा भी होता है, जैसे कोरोना, कोरोना इन्फेक्शन तो पकड़ता है लेकिन सब में थोड़ी सिम्टम्स शो करता है, नहीं ना, वैसे ही एड्स भी है। कई सारा पेशेंट ऐसा भी होता है जिसमें कि एचआईवी आ तो जाता है लेकिन उसमें कभी भी एड्स क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसा चेंजिंग आ गया है कि ये एचआईवी को ग्रो ही नहीं करने देता, और ऐसे कंडीशन में उसमें एड्स होता ही नहीं एचआईवी इन्फेक्शन होने के बावजूद भी, जैसे कि कोरोना के केस में होता है। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस, कैसे पता चलता है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है एलिजा, एलिजा फुल फॉर्म इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, तुम्हें याद रखना है, ये पूरा का पूरा याद रखना है, नाम फुल फॉर्म खास करके। ये क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, एक तरह से ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट में। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट एचआईवी। तो एचआईवी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जब बनता है उसको डिटेक्ट करता है ये। तो ये नॉर्मली उसमें होता है जिसमें कि इन्फेक्शन ज़्यादा दिन पुराना हो गया, अगर नया नया इन्फेक्शन पकड़ा है तो इससे पता नहीं चलता। द प्रिंसिपल इंजाइम यूज इन एलिसा इज एल्केलाइन फॉस्फेटेज, मतलब इसमें जो इंजाइम यूज किया जाता है एलिजा टेस्ट में एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ओके, आफ्टर एंट्री ऑफ एचआईवी इन द बॉडी ए पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब 3 से 6 महीना लगता है एंटीबॉडी को बनाने में ह्यूमन बॉडी को, मतलब 3 से 6 महीना के बाद एलिजा टेस्ट में पता चलेगा कि पेशेंट को एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एलिजा टेस्ट इज पॉसिबली निगेटिव, और अगर इस पेज में इस टाइम में 3 से 6 मंथ तक अगर चेक किया जाएगा एलिजा टेस्ट के द्वारा तो पेशेंट में निगेटिव ही शो करेगा, मतलब उसमें एड्स शो नहीं करेगा। ठीक है, द पीरियड व्हेन द पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय एचआईवी बट एलिजा इन द निगेटिव कॉल विंडो पीरियड। याद रखना है, जब इन्फेक्शन हो गया लेकिन एलिजा टेस्ट किया जाता है तो उसमें निगेटिव शो करता है, तो इस पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इफ एलिजा इज नेगेटिव आइदर द पेशेंट डज नॉट हैव डिजीज और मे बी इन द विंडो पीरियड। अगर एलिजा टेस्ट निगेटिव है तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को इन्फेक्शन ही नहीं है, या तो विंडो पीरियड में है। इफ एलिजा इज पॉजिटिव द पर्सन मे और मे नॉट हैव एचआईवी। अगर एलिजा टेस्ट पॉजिटिव है तो पेशेंट को एचआईवी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एलिजा टेस्ट में shows a positive result in some other conditions like leprosy, TB, malaria, cancer, hepatitis B, rheumatoid arthritis, hemophilia, pregnancy, kidney failure, etc. मतलब ये सारे केस में भी एलिजा टेस्ट में पॉजिटिव शो करेगा, मतलब इससे एलिजा टेस्ट एक डिक्टेटर नहीं है, कंप्लीट नहीं शो करेगा। अगला है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि कन्फर्मेटरी। जब एलिजा टेस्ट पॉजिटिव शो करता है तो हम लोग कन्फर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट पॉजिटिव के केस में। क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट इज मोर स्पेसिफिक एंड मोर रिलायबल फॉर एचआईवी बट इट इज एक्सपेंसिव। ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है ना, बहुत खर्चीला होता है, बहुत रिलायबल है, बहुत भरोसेमंद है, लेकिन खर्चीला बहुत है। इट इज ऑल्सो डिटेक्ट्स द एंटीबॉडीज अगेंस्ट एचआईवी। ये एचआईवी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट कर लेता है। दिस टेस्ट इज ऑल्सो हैज ए विंडो पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ, और इस टेस्ट का भी विंडो पीरियड होता है 3 से 6 महीना, मतलब 3 से 6 महीना के बाद ही पता चलता है। अगला टेस्ट है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, टू डिटेक्ट द वायरल जीनोम। इसमें वायरल जीनोम चेक किया जाता है। और बच्चों यहाँ पर जितना भी देख रहे हो, जैसे पीसीआर हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया, ये सारा चीज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स में देखेंगे। मतलब जब हमारा चैप्टर चलने लग जाएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अभी बस इसको पढ़ लो कि एड्स को टेस्ट ऐसे किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में आएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये सब आएगा।
सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर डज नॉट हैव विंडो पीरियड। पीसीआर में विंडो पीरियड नहीं होता, डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेता है कि इन्फेक्शन हुआ है। इट इज द फास्टेस्ट टेस्ट फॉर एचआईवी। ये एचआईवी के लिए सबसे फास्ट टेस्ट है क्योंकि इसमें कोई विंडो पीरियड ही नहीं है। एड्स इज वायरल, एड्स इज ए फैटल वायरल डिजीज विदाउट क्योर। एड्स का कोई क्योर नहीं है और काफी फैटल है, काफी खतरनाक है, अगर पकड़ लिया तो मरना फिक्स है। ड्रग्स कैन ओनली गिव टेम्पररी रिलीफ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ। ड्रग जो है सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है, कुछ दिनों तक आयु को बढ़ा देता है, लेकिन खत्म नहीं होता। नहीं श्यामल गोगोई, विंडो पीरियड में पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, उसमें तो कोई सिम्टम ही शो नहीं करेगा, कोई लक्षण ही शो नहीं करेगा, तो हॉस्पिटल के तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनता। ठीक है श्यामल, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एड्स का ट्रीटमेंट करते हैं, क्या होता है? दीज ड्रग्स आर कॉल्ड वीरिस्टैटिक ड्रग्स, वीरिस्टैटिक ड्रग्स। इसको, ये जो ड्रग्स है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसको वीरिस्टैटिक ड्रग्स इसलिए कहते हैं, ये वायरस को स्टैटिक कर देता है, रोक देता है, खत्म नहीं करता, मार नहीं सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, मतलब ये इंजाइम जो यूज करते हैं उसको रोकने के लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रिवेंट कनेक्शन ऑफ आरएनए टू डीएनए। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम है एचआईवी का, ये क्या करता है? उसी को जाके रोक देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर को दे देते हैं पेशेंट में, तो आगे का काम ही नहीं होता। अब ये कौन कौन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? एक है एजेडटी, एजाइडोथाइमिडीन और जीडोवुडीन। इसका नाम है एजाइडोथाइमिडीन या जीडोवुडीन। इट इज मोस्ट पॉपुलर ड्रग्स अगेंस्ट एचआईवी। ये जो है एचआईवी के अगेंस्ट में काफ़ी पॉपुलर ड्रग है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है और ये सभी जगह अवेलेबल नहीं है। आगे है नेविरापाइन। नेविरापाइन क्या होता है? नेविरापाइन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ जीडोवुडीन इज नॉर्मली एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू प्रेग्नेंट वुमेन टू इंश्योर दैट देयर बेबीज डू नॉट गेट इन्फेक्टेड। ये जो है ना कॉम्बिनेशन में नेविरापाइन एंड जीडोवुडीन दिया जाता है कॉम्बिनेशन के साथ में, ताकि जो बच्चा है प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में उसको एचआईवी इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अगला है प्रोटीएज इनहिबिटर, जो सेकेंड एंजाइम था एचआईवी का। क्या करता है? प्रोटीएज इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम प्रोटीएज एंड इनहिबिट इट्स एक्शन, दैट इज नाम है उसका फास्कार्नेट एंड इंडिनावीर। याद रखना ये सबको, थोड़ा सा 2-3 बार देख लेना, नाम याद हो जाएगा, हमारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये चीज देखेगा। आगे है इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम इंटीग्रेज एंड इनहिबिट इज एक्शन। इसका एग्जाम है राल्टिग्रावीर। ठीक है, राल्टिग्रावीर ये इस तरीके से फिगर में भी दिखलाया गया है, ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चों, अगला है इंटरफेरोन इन्हांसमेंट ड्रग्स। इंटरफेरोन क्या होता है? किसी के ऊपर, किसी सेल के ऊपर अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो सेल जो है इंटरफेरोन क्रिएट करता है। जो इंटरफेरोन नाइबरिंग, नज़दीक का जो सेल है उसको जाके एक्ट कर देता है उस पर और उसको इन्फेक्शन नहीं होने देता। ठीक है, सो इंटरफेरोन आर एंटीवायरल सब्सटेंसेस एंड आर यूज इन वायरल डिजीजेज। वायरल डिजीज में यूज होता है। सो रिबाविरिन इज ए ड्रग विच इनहांसेस द एक्शन ऑफ इंटरफेरोन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स। तो रिबाविरिन क्या करता है? रिबाविरिन ये इंटरफेरोन्स का एक्शन को बढ़ा देता है और टी हेल्पर सेल की काउंट को बढ़ाता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कॉल्ड HART, that is highly active antiretroviral therapy has been very effective in reducing the viral load। ये वायरस की संख्या को, मतलब वायरस की संख्या को वायरल लोड कहते हैं, उसको घटाने में काफी कारगर है HART। ठीक है, तो अब है कि इंडिया स्टार्टेड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन 1987 बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाको। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में लॉन्च किया गया था इंडिया में, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? नाको के द्वारा। WHO स्टार्टेड वेरियस प्रोग्राम्स टू क्रिएट अवेयरनेस। WHO कई सारा प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसी के आधार पे 1 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड एड्स डे के रूप में, जो कि वर्ल्ड में एड्स के लिए जागरूकता फैलाने में काम आता है। ठीक है, ये है अवेयरनेस प्रोग्राम इंडिया वॉइस अगेंस्ट एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेबसाइट है naco.gov.in। अवेयरनेस के लिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स रहता है, क्या क्या प्रोसेस है ये सब इसमें दिया हुआ रहता है। और बच्चों एड्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन मतलब कल
हमारा लास्ट क्लास होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें कि हम लोग स्टेरिलिटी देखेंगे, अलग अलग प्रकार का स्टेरिलिटी क्या होता है, कैसा होता है, मेल में किस किस कारण से स्टेरिलिटी होता है, फीमेल में किस किस कारण से स्टेरिलिटी होता है, उसको रोका कैसे जा सकता है, मतलब क्योर, क्योंकि अभी तुम लोग का वैसा एज है, इस पीरियड में ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इसीलिए तुम लोग में भी ज़्यादा बताया जाता है, और खास करके तुम्हें तो जानना और भी ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज यू आर फ्यूचर डॉक्टर। सो कल का क्लास जरूर अटेंड करना, तुम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और तुम लोग का 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि तुम लोग उसी एज से बिलोंग कर रहा है। सो कल का शेड्यूल 8 बजे से हम लोग का 8 बजे से यूजीसी नेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है उसका क्लास होता है सुबह में 8 बजे से, शाम को 7 बजे से जो तुम लोग का टाइम टेबल है, इसमें क्लास 12 नीट के लिए होता है, और 9 बजे से नीट बायोलॉजी होता है, और आज 8:30 बजे मोटिवेशनल क्लास है, वो यूजीसी नेट के लिए, तुम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो अटेंड कर सकते हो। तुम लोग के लिए नीट के लिए कल होगा मोटिवेशनल क्लास 8:30 बजे से, सेम टाइम में, ये अल्टरनेट हुआ करेगा 8:30 बजे 8:30 PM। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। ओके बाय।